हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आपसे कहता है कि सोने की आभूषण की शुद्धता पहचान किस चीज से की जाती है। तो सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान आप लोग याद रखिएगा हॉलमार्क चिन्ह से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो अगर बात किया जाए कि फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया था, तो वो बूर्बो राजवंश था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपसे कहता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का राजा बना था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड देश की बात किया जाए और इसमें समाजवाद के जनक की बात किया जाए तो वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है रॉबर्ट ओवेन के बारे में। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अप्रैल थीसिस किसकी रचना है। तो अप्रैल थीसिस जो है ये किसकी रचना है, ये लेनिन की रचना है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो निहिलिस्ट आंदोलन की बात किया जाए तो ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था रूस में। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन जो थे इनकी मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी 1924 आप लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था नरोत्तम सिंघानू के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जो जिनेवा का समझौता है वो आप लोग याद रखिएगा वो हुआ था 1954 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में रहने वाले जो फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते थे, उनको क्लोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपसे कहता है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो ची मिन्ह जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखलाने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किन की रचना है। तो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम जो है ये हो ची मिन्ह की रचना है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो धर्म के नाम पे आधारित होती है, जिसमें दो धर्म को आपस में लड़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पे आधारित होती है जो कि खतरनाक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है
कि भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है। तो भारत में अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात किया जाए तो वो कितना है, 64% है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों कथन को पढ़ना होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन कहता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। भारतीय संविधान जो है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए बी ही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सामाजिक विभेद का मुख्य कारण क्या है। सामाजिक विभेद का जो मुख्य कारण होता है वो जन्म होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला। तो महिलाओं अभी वोट दे पाए, इसका सबसे पहला अधिकार कहाँ मिला, तो आप लोग याद रखिएगा ये अधिकार मिला था सबसे पहले ब्रिटेन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में कितने देशी रियासत थे। तो भारत में कुल मिलाकर के आप लोग याद रखिएगा कितने थे, तो 563 देशी रियासत थे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत एक राज्य है। भारत एक कौन सा राज्य है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम ये होता है कि इससे क्या होता है, अलगाववाद होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि यानी कि खेती होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था 15 अक्टूबर 1991 को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि देश की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो देश की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान आप लोग याद रखिएगा किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश कहलाता है विकसित, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर विकसित, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। तो अगर आप जनसंख्या को बढ़ाइएगा यानी कि तेजी से बढ़ाइएगा तो उससे आर्थिक विकास की जो गति है वो क्या हो जाती है, मंद यानी कि स्लो हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी, कहीं कहीं पे ये 1952 भी आपको दिखेगा, लेकिन 51 बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है। तो देखिए योजना आयोग जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का अंग होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि के ही अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो विकसित देश में जो आय में वृद्धि होता है उसमें किस प्रयोग का उपयोग होता है, तो उसके लिए आर्थिक वृद्धि पद का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि
बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो अगर बात किया जाए बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो वो शिवहर जिला है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हमारा जो केरल राज्य है इसकी साक्षरता दर जो होती है, यानी कि जो पढ़ने लिखने की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर आपसे कहता है निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन होता है? वित्त होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अगर प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो वो गोवा में सबसे अधिक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत जनसंख्या हमारे भारत में रहता है? तो 17.5%। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है आजकल मुद्रा की कौन सी रूप अधिक चल रही है? तो आजकल पत्र मुद्रा जो है वो सबसे अधिक चल रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह कथन किसका है? यह कथन है जिमरमैन का। आप लोग याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो काली मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी कपास के लिए। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दिग्बोई तेल क्षेत्र कहाँ है? तो दिग्बोई तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? तो ये आप लोग याद रखिएगा असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन जो 41 नंबर है वो आपको HW के रूप में दिया जा रहा है। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? और इसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ ऐसे ही और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।